नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल गिरने और आप देख रहे हैं सवाल आज का। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अप्रैल में हुई सीज फायर के सिर्फ 2 महीने बाद ईरान और इजराइल के बीच फिर सीधी जंग छिड़ गई है। रविवार देर रात ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरे इजराइल में सायरन गूंज उठे। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और लोग बंकरों में पहुंचे और देखते ही देखते पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। ईरान ने साफ कहा कि यह हमला लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली कार्रवाई का जवाब है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर संयम बरतने की सलाह दी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जवाबी हमला हुआ तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता टूट सकती है। लेकिन ट्रंप की अपील का असर नहीं हुआ। कुछ ही घंटों बाद इसराइल ने तेहरान, तबरीज और पश्चिमी ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। सवाल बड़ा है कि क्या मिडिल ईस्ट अब एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ चुका है? पहले कोई रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चर्चा का रुख करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे, उनसे भी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल गहराते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल में हुए सीज फायर के 2 महीने बाद ईरान और इजराइल के बीच सीधे सैन्य हमले शुरू हो चुके हैं। रविवार देर रात ईरान ने इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सायरन बजने लगे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए और लोगों को सुरक्षित शेल्टरों में भेजा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि ईरान की तरफ से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस हमले ने पूरे क्षेत्र में डर और तनाव को फिर चरम पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन और मिसाइलों के जरिए उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान और बेरूत में इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। जैसे ही हमले की खबर वॉशिंगटन पहुंची, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वह बड़े जवाबी हमले से बचें, क्योंकि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो सकते हैं। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस वक्त किसी भी बड़े सैन्य कदम से वार्ता टूट सकती है। ट्रंप ने ईरान से भी संयम बरतने की अपील की और कहा कि तेहरान को फिर से बातचीत की टेबल पर लौटना चाहिए, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग दिखाई दिए। ट्रंप की अपील के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने पश्चिमी और मध्य ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, तबरीज और इस्फहान समेत कई इलाकों में जोरदार धमाके सुनाई दिए। इजराइल ने दावा किया कि हमले पूरी सटीकता के साथ सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। वहीं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने हमलों की पुष्टि करते हुए चेतावनी दी कि अगर इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने तेहरान के इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एयर स्पेस बंद कर दिया। इराक ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का फैसला लिया। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पूरा इलाका बड़े संघर्ष की आशंका से घिर चुका है। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। यह वही रणनीतिक इलाका है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल कारोबार गुजरता है। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी दिखाई देगा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि ईरान के साथ जो भी समझौता होगा उसे नेतन्याहू को मानना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ताजा मिसाइल हमलों के बावजूद अमेरिका ईरान वार्ता जारी रहेगी। हालांकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने यह दिखा दिया कि जमीनी स्तर पर हालात कूटनीति से ज्यादा सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों को अंडरग्राउंड मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं और सेना हाई अलर्ट पर है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। यानी अब सवाल सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध में धकेल देगा? क्या अमेरिका सीधे इस संघर्ष में उतर सकता है? और क्या ट्रंप की शांति कोशिशें अब पूरी तरह विफल हो चुकी है? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर टिकी हुई है। चलिए रुक करेंगे। हम चर्चा का दो खास मेहमान हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझें कि अब आने वाले दिनों में क्या हालात उत्पन्न हो सकते हैं। एडवोकेट सुहेल काजमी सर हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और उनके साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद सर।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का। तो शुरुआत मैं एडवोकेट सुहेल काज़मी सर से करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, आप क्या हालत बन सकते हैं एक बार दोबारा से 2 महीने के युद्ध विराम के बाद दोबारा से हमला, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? सर, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और यूके देवनाथ सर को भी जय हिंद और सलाम और नमस्कार। दूसरा ये है कि यूके देवनाथ जी बेटर जानते हैं, क्योंकि ये बड़े हर पूरे पॉलिटिकल समीकरण पे बात करते रहते हैं। मुझे इतना इनसे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शेयर करता हूं। जैसे आपने अपने इंट्रो में बोला कि इजराइल को मना करने के बावजूद भी कि ये संयम बरते और फिर इजराइल लगा हुआ है। देखिए, पूरी दुनिया चाहती है कि अमन अमान कायम दायम हो, लेकिन इजराइल कभी नहीं चाहता है, ना चाहेगा कि जनाब वो एक इनिशिएटिव जो ट्रंप के और अमेरिका के कंधे पे बंदूक रख के वो कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं इससे बैकआउट हो जाऊं और मैं ग्रेटर इजराइल का जो सपना है उसको साकार होते हुए ना देख पाऊं। तो इसलिए इजराइल तो हमेशा कोशिश में लगा है कि किसी तरह ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश किया जाए और जो उनके प्लान्स हैं वो पूरे हो जाए। लेकिन जिस तरह का पूरी दुनिया में समीकरण बन रहा है, जिस तरह का पूरी दुनिया में एक उथल पुथल और रिसेशन जो है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसमें मुझे लगता है ये ट्रंप का जो बयान आया है वो बड़ा संयम रखने वाला, ये पॉजिटिव है और इनकरेजिंग है, क्योंकि वहां भी इलेक्शंस हैं, वहां की लोग भी उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और वो रिपोर्ट्स को भांपता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिजनेसमैन है, अब वो समझ चुका है कि जनाब मैं बिल्कुल बीच में फंस चुका हूं इजराइल के चक्कर में, अब मुझे निकलना कैसे है, अपनी ग्रेस भी रखनी है, अमेरिका की डिग्निटी को भी कायम दहम रखना है और बीच का रास्ता। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो यूके देवनाथ जी बेटर बता सकते हैं, तो फिर ये सीज फायर इतना लंबा नहीं चलता, ये मीडिएशन इतनी लंबी नहीं होती, तो फिर कुछ ना कुछ डिजास्टर्स होता। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सूझबूझ से जो है पेंटागन जो है वो काम कर रहा है, व्हाइट हाउस भी सूझबूझ से उनको समझा रहा है और वही अच्छा एक रास्ता है जिसका तरीकाकार है कि अमन अमान जिस तरह से प्रवेल हो और जहां गलतियां हुई हैं उसको हम बैकफुट पे वापस अमेरिका चला जाए। ठीक है सर, मैं करता हूं दोबारा रुक करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का, तो उनसे भी समझेंगे। सर, किस तरह देख रहे हैं अब आने वाले समय के अंदर, और जिस तरह ये 2 महीने के युद्ध विराम के बाद दोबारा से हमला हुआ है, तो ये क्या एक बड़े युद्ध की ओर इशारा करता है? हालांकि मुझे यहाँ तक लगता है कि क्योंकि अमेरिका साथ में नहीं है इसराइल के इस बार, तो कुछ मुश्किलात पैदा होंगी हाँ इसराइल के लिए। जी सर। जी हाँ साहिल, देखिए एस्केलेशन तो हुआ है इन द सेंस कि पहले पहले जितने हमले हो रहे थे 8 अप्रैल के बाद छोटे छोटे हमले हो रहे थे, सीज फायर वायलेशन छोटे छोटे हो रहे थे। और ईरान ने जो छोटी छोटी मिसाइलें फायर की थी वो गल्फ कंट्रीज पर फायर की थी, इसराइल पर नहीं फायर की कोई मिसाइल 8 अप्रैल के बाद। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को रवाना कर दिया है इसराइल की तरफ। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी 8 अप्रैल के बाद पहली बार ईरान के ऊपर बमबारी की है। अदरवाइज इसराइल की एयरफोर्स जो है वो आराम से तैयार बैठी थी पिछले 2 महीने से, लेकिन हमला नहीं करती थी। गल्फ ऑफ हॉर्मुज के आसपास पर्शियन गल्फ में जो छोटे छोटे हमले हो रहे थे वो अमेरिका द्वारा हो रहे थे। अमेरिका पर्शियन गल्फ में जो ईरान के छोटे छोटे स्पीड बोट्स हैं हथियारबंद, उन पर हमले कर रहा था। वहां पर जो पहाड़ियों में लॉन्चर साइट लगाए हुए थे ईरान की आईआरजीसी ने, जिससे वो अमेरिका के शिप्स पर एंटी शिप मिसाइल फायर करते थे, उस पर छोटे छोटे हमले करते थे। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयान दिया है कि उन्होंने नेतन्याहू को अर्ज किया तो कि नेतन्याहू इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं। तो ये भाषा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए थोड़ी अद्भुत है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अर्ज करेंगे तो जाहिर बात है नेतन्याहू उनकी अर्ज को कभी भी नहीं सुनेंगे। तो उम्मीद ये है कि इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइल दागे करीबन 11, और इजराइल दावा कर रहा है कि उसको कोई खास नुकसान नहीं हुआ, उसने ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में शूट डाउन कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने जो बॉम्ब्स गिराए ईरान के ऊपर, तेहरान के आसपास गिरे, इस्फहान के आसपास गिरे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद सेकेंड वेव ऑफ अटैक नहीं होगी, यानी ईरान भी एक और गुलदस्ता इजराइल की तरफ फिर से नहीं भेजेगा 10 या 20 मिसाइलों का। और इजराइल भी एक सेकेंड वेव ऑफ अटैक आज दोपहर को, आज शाम को या आज रात को ईरान पर नहीं करेगा। ऐसा अगर होता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप फिर से
कोशिश करेंगे कि बातचीत का माहौल फिर से चालू किया जाए। जी साहिल जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका और करूंगा सोहेल काजमी सर का मैं। सर, ट्रंप की अपील के बावजूद भी इसराइल ने हमला किया है। सर, इसकी क्या मुख्य कारण आप सोचते हैं, और क्या अमेरिका और इसराइल के बीच जो रणनीति थी, क्या उस रणनीति के अंदर मतभेद जो है वो अब देखने को मिल रहा है पूरे तरीके से? क्योंकि अब कहीं ना कहीं ट्रंप साहब भी चाहते हैं कि मतलब दोनों तरफ से गुडी गुडी होके बैक हो जाएं, ताकि सही रहे दोनों देशों के लिए। देखिए देखिए सर, ट्रम्प तो समझ चुके हैं कि वो फंस चुके हैं। अब उसको गले की रीढ़ की हड्डी ऐसे गले में फंसी है, ना वो निगल सकते हैं ना उसको थूक सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू की पोजीशन भी जो है, एक तो फ्रस्ट्रेशन इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन में नेतन्याहू की जो ग्राउंड है इसराइल में, वहां के लोग भी उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। वहां भी इलेक्शंस हैं, करप्शन चार्जेस इतने लगे हुए हैं। ट्रम्प कितनी देर बचा लेगा उसको? ट्रम्प का अपना हाल जो है, अक्टूबर नवंबर में वहां इलेक्शंस है, वहां का क्या रिजल्ट्स आएंगे वो भी देखने वाले हैं। अब देखिए, आप दुनिया के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन अपने देश में अपने लोगों के साथ और जमहूरी निजाम के साथ जब आपकी आमना सामना होगा तो वहां मुश्किलातें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो नेतन्याहू का ये जो इंसिडेंट है, ये जो जिसकी तरफ आप कोट कर रहे हैं, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, ये बताने के लिए कि हाँ भाई, मैं नहीं मानता, अब तो मैं करूंगा ही करूंगा। क्योंकि वो जो हमारे पूर्वज जितने भी रहे हैं, जो सपने उन्होंने देखे हैं, उसको साकार करने में यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं अटैक करूं। लेकिन ईरान वैसा मुल्क नहीं है जैसा मुल्क ट्रंप ने भी नहीं सोचा था, कभी तस्वर नहीं किया था कि मैं ईरान के साथ जब मैं थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करूंगा तो पूरी दुनिया जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो 8-10 मुल्क अमेरिका के डिक्टेशन पे चलते थे, वहां भी पब्लिक ओपिनियन जो है ईरान की तरफ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रही है। एक बात तो आप मानिए, ईरान ने कभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ईरान ने कभी कहीं किसी के साथ युद्ध करने की कोशिश नहीं की, ईरान ने कभी डिस्पाइट ऑफ सैंक्शंस और डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कंस्ट्रेंट्स बाय अमेरिका, उसने कभी भी अपने डोमेन से बाहर कोई भी एक स्टेप नहीं रखा। और 29 जब फरवरी को जब लास्ट इनकी मीटिंग हो रही थी, तो ईरान तो जिनीवा में कुछ चीजों को मान रहा था कि हाँ भाई, हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे, हम ये वो चीजें करेंगे। तो उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो इजराइल ने किया, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ अमेरिका किया। अब वो सब चीजें जो है वो फंसती हुई दिखाई देने लगी, और एक पूरा जियोपॉलिटिकल जो नरेशन है साहिल सर, वो बदल गया। और उसी के बदलाव में ट्रंप अब सेफ एग्जिट चाहता है कि मैं इस लड़ाई में से दूर रहूं। अब वो दूरी किस तरह से उसने मेंटेन करनी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मीडिएशन ही एक तरीका है जिसमें कि अच्छे मुल्क जो है, रशिया हो या चाइना हो, वो मीडिएट करे या कोई और मुल्क मीडिएट करे, ताकि रास्ते हमवार हों और वो ग्रेसफुली अपना एग्जिट ढूंढे। लेकिन इसराइल कभी नहीं चाहेगा, अभी भी, जब तक इसराइल तबाह नहीं होगा, इसराइल जो है पूरी तरह से टूटेगा नहीं, इसराइल बैकआउट नहीं करेगा। लेकिन देखिए, जैसे यूके देवनाथ जी कह रहे हैं कि अगर उसने आज शाम तक अटैक नहीं किया या कोई ऐसा छोटा मोटा भी इंसिडेंट नहीं हुआ, तो इट मींस शायद कोई सेंस प्रिवेल कर जाए इसराइल को। लेकिन इसराइल जानता है, नेतन्याहू भी जानता है कि ये सब तभी मुमकिन है जब तक अमेरिका उसको बैक कर रहा है। अगर अमेरिका बैक करना छोड़ देगा तो आप यकीन मानिए इसराइल जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ये वॉर। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा और करेंगे यूके देवनाथ सर का। सर, आने वाले जो 72 घंटे हैं वो मिडिल ईस्ट के लिए कितने निर्णायक साबित हो सकते हैं? क्या कुछ होने की गुंजाइश है, आशंका है? हाँ साहिल, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, एक कि इजराइल अब दूसरा वेव अटैक जो है वो ईरान की तरफ ना लॉन्च करे। दूसरा, जो मेडिएटर देश हैं, कतार हो या पाकिस्तान हो, उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप मैसेज भेजे ईरान को कि ईरान भी एक और सेकेंड वेव मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ ना भेजे। अब अमेरिका को एश्योरेंस देनी पड़ेगी ईरान को कि इजराइल और हमले नहीं करेगा। और तीसरी और बड़ी बात जो अगले 72 घंटे में होनी चाहिए साहिल, की जो ईरान बार बार मांगता रहा है कि ईरान का जो चाहे हमास कह लें, हिजबुल्लाह कह लें, इनको जो ईरान सपोर्ट देता है, आस्ते आस्ते ईरान तो कह रहा है
कि भविष्य में आस्ते आस्ते इन ऑर्गेनाइजेशन को जो वो मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है वो कम हो जाएगा आस्ते आस्ते, जैसे जैसे पीस और स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ईरान चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो गाजा में, उनका इस्तेमाल बतौर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन करेगा। तो ईरान कह रहा है कि एक बार परमानेंट पीस अगर आ जाएगी तो हमास, हिजबुल्लाह, इन सबको ईरान भविष्य में ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय सहायता देगा। मेडिसिन, स्कूल एजुकेशन, सबसे बड़ी बात है कि भरोसा देगा कि सदर्न लेबनान के जो शिया लोग हैं वहाँ ना डरें, क्योंकि ईरान कोशिश करेगा और शायद सक्सेसफुल भी होगा नियर फ्यूचर में कि इसराइल दक्षिण लेबनान में शिया कम्युनिटी पर फायर नहीं करेगा। साहिल, ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह कुछ भी नहीं है। हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में शिया कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहते हैं, ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के गरीब तबके के लिए शिया हैं। तो अगर उनके ऊपर बम गिरेंगे, जो कि पिछले दशकों से गिर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि इजराइल दुश्मन है। और फिर जब आम शिया गरीब लोगों को लगेगा कि उनके ऊपर बम गिरा रहा है इजराइल लेबनान के अंदर, तो फिर जाहिर बात है कि बहनें अपने भाइयों को बोलेंगी कि भाई तू बदला ले। जाहिर बात है कि वाइफ्स जो हैं अपने हस्बैंड को बोलेंगे कि आप जाइए बदला लीजिए। माताएं अपने बच्चों को आगे बढ़ा देगी कि बेटे को कि बेटा जा बदला ले। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है। जिस दिन इसराइल ने बॉम्बिंग बंद करने का परमानेंट वादा किया, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हिजबुल्लाह जो है अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को कम करना शुरू कर देगा और एक चैरिटेबल ह्यूमैनिटेरियन हेल्पिंग एजेंसी का जो उसका चेहरा है वो सामने आएगा। जी साहिल जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक, दोबारा आपका मैं रुक करूंगा सुहेल काजिम सर का। सर, क्या अमेरिका अब सीधे सैन्य हस्तक्षेप की तरफ बढ़ सकता है इन सब चीजों के बाद, या वाकई ही वो रोक लगाएगा अपने ऊपर? और इजराइल के साथ जिस तरह से मतभेद चल रहा है, तो इजराइल को किस तरीके से समझाएगा अमेरिका? देखिए सर, जो 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 चीजें उन्होंने सोची थी अमेरिका ने या इजराइल ने, वो तो कोई पूरी हुई नहीं, ना होंगी। और दूसरी बात यह है कि जो मोटी मोटी बात है, यूके देवनाथ जी मेरे साथ सहमत होंगे, ये यहूदी वर्सेस इस्लाम हो चुका है अब ये नहीं है कि आप सिर्फ ग्रेटर इजराइल बनाना है जो वो चाहते थे। अब वो चाहते हैं कि भैया यहूदी जो है वो राज करेगा ग्रेटर इजराइल बन के, और ये जो इस्लामिक वैसे ही इस्लाम से अमेरिका को शुरू से नफरत रही है, इसीलिए रेडिकलाइज करता रहा इस्लाम को, कभी 2 टुकड़ों में, 3, 4, 5। अब तो ये चीजें इस वॉर के साथ खुल के सामने आ गई कि यहूदी वर्सेस इस्लाम है। और जब इस तरह की बातें पूरी दुनिया में, क्योंकि आज पूरी दुनिया जुड़ी है आपके मोबाइल के साथ, पहले वाला अमेरिका नहीं है, पहले वाला दुनिया नहीं है, पहले वाला समीकरण नहीं है कि आप अब तो ट्रंप को भी अपनी बात बनवाने के लिए 20-20 ट्वीट करने पड़ते हैं। तो आप देखिए जमाना बदल रहा है ना, तो इसलिए उस जमाने बदलते हुए जमाने में वो चीजें जो अमेरिका चाहता था या इजराइल के थ्रू चाहता था, वो चीजें अब मुमकिन नहीं है। और वो जो जिस सोच के साथ इजराइल ने वॉर किया था, या जिस तरह से हायर उनकी जो हिरार्की है उसको असैसिनेट कर दिया, उसके बाद भी ईरान जो है झुका नहीं है, उल्टा ईरान को समर्थन मिला है बाकी मुल्कों से। और ये मानने वाली बात है कि दुनिया के चलाने में कुछ दुनिया के लवाजमात होते हैं। आप जिस मुल्क को चाहे उसका सदर उठा ले, जिस मुल्क को चाहे उसका पानी हुक्का बंद कर दे, जिस मुल्क को चाहे डबल पानी दे दे, तो ये चीजें नहीं चलेंगी साहब। आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि दुनिया में वो जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, या दुनिया को जो वो प्लेटफॉर्म जिनसे दुनिया की जो बैलेंस है वो बना रहता है, उनके सिस्टम से चलना पड़ेगा। ये चीजें अब ट्रंप को समझ आना शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए पाकिस्तान जैसा मुल्क, वो भी एक कोशिश की, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेके जहाजों में वहां मीडिएशन के लिए पहुंच गए, देखा उसका भी कोई रिजल्ट जो है फ्रूटफुल आता हुआ नहीं दिखाई दिया। और बीच बीच में पाकिस्तान की इंक्लाइनेशन भी एज ए मुस्लिम कंट्री वो ईरान की तरफ आपको झुकती हुई दिखती है, क्योंकि सारी दुनिया को सहमी हुई है। ट्रंप को समझ चुके हैं कि भैया ट्रंप ना किसी का दोस्त है
ना किसी का दुश्मन है। ये चाइना को भी समझ आ चुकी है, इसलिए चाइना से जब डेलीगेशन वापस आई, जितने गिफ्ट्स उन्होंने दिए अमेरिकन डेलीगेशन ने एयरपोर्ट पे ही वो डस्टबिन में फेंक दिए। तो अगर ईरान किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, अमेरिका किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो अमेरिका पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करता है। ये चीजें अब ट्रंप को समझ आना शुरू हो चुकी हैं। इसलिए बीच का रास्ता ये है कि उसी सिचुएशन में आ जाए, वॉर से पहले जो सिचुएशन थी, बातचीत के तरीकाकार को आगे बढ़ाए और अमन अमान को प्रवेल करे, और फिर जहां थोड़ा बहुत टैरिफ ऊपर करना है, नीचे करना है, वो ट्रंप जी करते रहे और दुनिया अपना टाइम पास करके दूसरे सदर को अमेरिका में आने दे। जी, ठीक है। मैं करता हूँ कैप्टन युग देवराज सर का। सर, क्या अमेरिका सैन्य ठिकाने अब सीधे खतरे में आ सकते हैं इस संघर्ष के बाद, और इस संघर्ष में साइबर वारफेयर की भूमिका कितनी अहम हो गई है? हाँ साहिल जी, इस संघर्ष में साइबर वारफेयर तो खुल के सामने आ गया है। सबसे अजीब गरीब तो बात ये हो गया कि साइबर वारफेयर करते करते अब इसराइल जो है वो अमेरिकन पर ही जासूसी करने लगा है। अभी पेंटागन से बड़ी अजीबोगरीब खबर आई, सीआईए का भी शायद इसमें खबर आई कि इसराइल जो है वो अमेरिकन डिप्लोमेट्स और अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स पर जासूसी कर रहा है। जहां तक हम साइबर वारफेयर की बात कर रहे हैं, इसराइल हमेशा साइबर वारफेयर में बहुत आगे रहा है। अ, वो आसानी से एक तो साइबर स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए ईरान की जो कम्युनिकेशंस हैं उनको सुन लेता है, हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशंस को सुन लेता है। पिछले साल हम पेजर वॉरफेयर की याद करें, जब हिजबुल्लाह के कमांडर्स ने कहीं कहीं से कुछ पेजर खरीदे, और वो पेजर जो थे वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने मॉडिफाई किए हुए थे। और जब जैसे वो पेजर हिजबुल्लाह के कमांडर की जेब में रहता था या घर में रहता था, और जब इसराइल से एक सीक्रेट कोड जाता था तो पेजर फट जाता था। अभी भी ईरान से जो उनकी एयर डिफेंस मिसाइलें हैं, जो जैसे चीन ने दी हुई है HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल, रशिया ने दिए हैं S-300 एयर डिफेंस मिसाइल, वो जितना चीन या रशिया क्लेम करते थे उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं इसराइल के फाइटर विमान के खिलाफ। इंडिया भी S-400 इस्तेमाल करता है। तो हम सब एनालाइज कर रहे थे कि ऐसी बात क्या है कि HQ-9 चाइनीज या S-300 रशियन इसराइल के या अमेरिकन विमान को शूट डाउन नहीं कर पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि इसराइल साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत आगे है, और उसने ईरान के सारे कम्युनिकेशंस को जैम किया हुआ है। जब ईरान अपनी मिसाइलें लॉन्च करता है, एयर डिफेंस मिसाइल, तो जिस जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है वो मिसाइल को लगातार बोलता है कि इजरायली एयरक्राफ्ट को हिट करने के लिए थोड़ा दाएं जाओ, थोड़ा बाएं जाओ, थोड़ा जी, ऊपर जाओ। उस लिंक को वो जैम कर रहा है। तो जाहिर बात है, साइबर की बात हम कर रहे थे। देखिए, जो इसराइल और US एयरफोर्स नेवी इस्तेमाल करती है GPS, वो कितना एक्यूरेट है कि 10-10 मीटर की एक्यूरेसी से वो हिट कर रहे हैं। ईरान को तो अमेरिकन GPS यूज नहीं करने देगा अमेरिका, तो ईरान इस्तेमाल कर रहा है रशियन या चाइनीज सैटेलाइट्स के GPS सिस्टम का। तो एक दो बार ऐसा लग रहा है कि ईरान की मिसाइलें जो हैं वो टारगेट से हिट नहीं की, टारगेट से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर इधर उधर गिरी। हो सकता है कि अब इसराइल जो है और अमेरिका के साथ मिलकर रशियन और चाइनीज GPS सिग्नल को भी जैम कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। जी ठीक है सर। एडवोकेट सोहेल काजमी सर का मैं करूंगा। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहिए सर। देखिए सर, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि यूके देवनाथ जी जो है वो इनसाइट्स जानते हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और उन्होंने इतनी खूबसूरती से एलेबोरेशन दी है कि जनाब ये GPS, और मैं इतनी डिटेल्स नहीं जानता हूँ, ना इतनी डिटेल्स को पढ़ सकता हूँ, लेकिन सर इसका फायदा जो है आपके व्यूअर्स को जरूर होता है कि भैया देखिए
वो सब चीजें अपनी जगह। एक चीज तो मान लीजिए कि ईरान जो है 9 करोड़ कुछ लाख की जो आबादी है वो जज्बाती है, सर पे कफन बांध के बैठी है। उनको पता है कि भैया ये अगर अटैक करेगा हमको मरना है। वो मरने मराने से नहीं डरते हैं, वो जज्बाती लोग हैं। करबला का मंजर लेके, इमाम हुसैन की कुर्बानियों को लेके सुबह शाम डाइनिंग टेबल पे, नमाज पे, चलते फिरते जी वो यही दोहराते रहते हैं। क्योंकि मैं खुद एक शिया हूँ, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। आने वाले दिन मुहर्रम के हैं, 17 को मुहर्रम पूरी दुनिया में शुरू हो रहा है, और वो जो 40 दिन है उसमें तो जज्बात और जो है वो बड़े उभर जाते हैं, वो बड़े स्ट्रांगली, जिस तरह सर ने कहा कि वो बहनें अपने भाइयों को बोलेंगी, वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को बोलेंगी। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो है, चाहे उनके हाथ में पत्थर ही क्यों ना हो, वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क को, अपने कल्चर को, अपने असासे को, इमाम हुसैन की राह पे कुर्बान होने के लिए हम तैयार हैं। तो ये सब चीजें वर्ल्ड ओपिनियन को रीड्रॉ कर रही है कि साहब आप बिला वजह ईरान को जबरदस्ती से, जैसे इराक को किया आपने, बाकी वेनेजुला को किया, ईरान के साथ वैसा नहीं होगा। ईरान अगर डूबेगा तो बहुत से मुल्कों को लेकर डूबेगा। इसका जो एक सवालिया निशान है, इसको अमेरिका को समझ, मुझे लगता है यूके देवनाथ जी मानेंगे इस बात को, शुरू हो चुका है वो आना कि भैया ये वैसा मुल्क नहीं है, वैसे लोग नहीं है, ये तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तुमको भी मार के सांस लेंगे। इसलिए सेकंड लाइन ऑफ थॉट जो है उस पर काम होना शुरू हो गया, और हम दुआ करते हैं भगवान करे कि सेकंड लाइन ऑफ थॉट ह्यूमैनिटी जिंदा रहे, और हर मुल्क जो है आराम से, अमन अमान से आगे बढ़े। इसी की कोशिशों में हमें प्रे करनी चाहिए, और मुझे जी लगता है होपफुली देर आए दुरुस्त आए, आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ बढ़ रही है सर। ठीक है सर। ग्रुप कैप्टन युक्त देवनाथ सर, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। सर ऑडियो म्यूट है आपका सर। बहुत जरूरी है आज अभी डोनाल्ड ट्रंप फोन उठाएं और धमकाएं इजराइल को, नेतन्याहू को, कि वो दोबारा से अभी ईरान पर आज दोपहर को या आज रात को हमला ना करे, और ईरान पर हमला ना करे। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान और बहरीन, कतर, ओमान, इनके जरिए एक मैसेज ईरान को भी जाना चाहिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भरोसा दें कि इजराइल हमला नहीं करेगा। तो ईरान भी फिलहाल आजकल और परसों अगले 72 घंटे तक इजराइल पर कोई मिसाइल ना लॉन्च करे। जी जी धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट सोहेल काज़मी सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और ग्रुप कैप्टन युक्त देवनाथ सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। तो साफ है, मिडल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आग भड़क चुकी है। ईरान की मिसाइलें, इसराइल की जवाबी कार्रवाई, हिजबुल्लाह की एंट्री और अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशें, इन सब के बीच पूरे क्षेत्र बेहद खतरनाक मोड पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या फिर पूरी मिडल ईस्ट को बड़े युद्ध में धकेल देगा। फिलहाल दुनिया की नजर तेहरान, तेल अवीव और वाशिंगटन पर टिकी है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे और दिन वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। द अर्थ न्यूज पे खबरों से सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।